नमस्कार दोस्तों। डायलॉग मंच में मैं आज अनुराग पाठक। दोस्तों, डायलॉग मंच का एक उद्देश्य है कि आज के जो युवा हैं उनको एक सही डायरेक्शन दिया जाए, उनको एक रणनीति, उनको एक मोटिवेशन दिया जाए जिससे कि वो अपने मुकाम को जल्द से जल्द हासिल करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो शख्सियत आपके सामने रूबरू हो रहे हैं वो है अमरजीत कुमार जी। इन्होंने जो हाल ही में बीपीएससी 65th बीपीएससी की जो रिजल्ट आई है उसको क्वालिफाई करके एक उन्होंने पोस्ट हासिल की। तो दोस्तों, स्वागत है अमरजीत कुमार जी का डायलॉग मंच में। तो अमरजीत जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। डायलॉग मंच आपका स्वागत करता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है अमरजीत जी कि हमें तो जरा ये जानकारी भी दीजिएगा कि आपका कौन सा आपने पोस्ट हासिल करी, और साथ ही साथ हमें वो क्षण भी बताएंगे कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब से हम अपने जो करियर है हम अपने को इस तरफ डाइवर्ट करते हैं। सिविल सर्विस के क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट है जहां पे वो मोटिवेट होते हैं। तो आपके लाइफ में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको मोटिवेट किया, आपके अंदर ये ऊर्जा, एनर्जी, ये चाहत डाली? जी सर, मेरा नाम अमरजीत कुमार है और मैंने अभी 65वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है बीपीएससी के द्वारा, उसमें मेरा रैंक 237 है। और मुझे जो सर्विस मिला है वो है बिहार डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जिसे हिंदी में जिला नियोजन पदाधिकारी भी कहा जाता है। सर, जहाँ तक बात आती है मोटिवेट होने की, तो जनरली जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो 10th 12th क्लास तक तो हमें मतलब ऐसा लगता ही नहीं, हम बस पढ़ते जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम 10th को पास करें, 12th को पास करें। जैसे मैं बहुत ही एक मध्यम वर्ग की परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो उच्च विद्यालय से हुई है। सरकारी जो विद्यालय है उससे हुई है। तो सर, ऐसे में जो बड़े सपने होते हैं वो आसानी से लोग नहीं देख पाते। 10th 12th तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन सर, अगर इसमें टर्निंग पॉइंट की बात आती है, तो सर टर्निंग पॉइंट किसी न किसी को देख के एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि अगर ये ऑफिसर्स, इनके इतने पावर होते हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करने की चाह रखें, हम भी उनके जैसा बनने की कोशिश करें। तो सर, अगर मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि मेरे मोटिवेशन का पॉइंट, मेरे एक ब्लॉग में वीडियो आए थे। जैसे जब मैं 12th क्लास में लगभग 11th में था, तो उस जी समय जी एक निबंध लेखन का कंपटीशन हुआ था सर। जी। तो उस निबंध लेखन में मुझे थर्ड प्राइज मिला था। उच्च विद्यालय की तरफ से जो हुआ था उसमें थर्ड। तो सर, उसमें उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया, और पुरस्कृत करने के बाद उन्होंने कुछ उस पे भाषण भी दिए। तो सर, उनका व्यक्तित्व और उनकी जो छवि थी हम सब जो स्टूडेंट्स पे, तो वो देख के मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इनमें तो कुछ तो बात है। और फिर मैंने इस चीज के बारे में जाना कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होते हैं। और फिर सर, मतलब 12th के बाद से मैंने इसकी प्रिपरेशन तैयारी कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी सर। जी जी। बहुत खूब। तो बिल्कुल दोस्तों, हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है और जो हमें मोटिवेट कर ले जाता है। तो अमरजीत जी, मैं ये आपके थोड़े से स्कूलिंग बैकग्राउंड, आपके जिला और आपका वो जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल है, फिर आपने अपने जो ग्रेजुएशन की उसके उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हमें बताएं। जी सर, मेरी जो स्टार्टिंग स्कूलिंग है, प्राथमिक स्कूल जो मेरे गांव में ही है, वहीं से शुरू हुई। उसके बाद सर, जो मेरी स्कूलिंग हाई स्कूल की हुई, वो भी उच्च विद्यालय से ही हुई। और मैं रोहतास जिले का रहने वाला हूँ। रोहतास जिले में कोढ़ी गोला प्रखंड है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल ही एक सामान्य परिवार का सामान्य सा छात्र रहा हूँ मैं। तो सर, मैंने स्कूलिंग उच्च विद्यालय से ही शुरू की। इसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने अपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने पास किया। उसके बाद सर, जी उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट से किया। ये मैंने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज डेहरी ऑन सोन से किया सर। जी जी। इस बहुत जी इसके बहुत बहुत। इसके बाद जी सर, मैंने एमए की परीक्षा भी पास किया, और फिर मैंने 2 बार नेट का एग्जाम भी क्लियर किया सर।
बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो मतलब एक ऐसा है कि आपकी जो ये अध्ययन की जो जर्नी है वो बहुत कुछ आपको कंट्रीब्यूट करती गई, और आपने एक तरह से जी सर। एक एक्सपीरियंस ले ही लिया था। नेट को आपने 2 बार जब क्वालिफाई किया तो ये दर्शाता है कि आपने एक अपने कॉलेज लाइफ में ही सब्जेक्ट में पकड़ बना ली थी। तो अमरजीत जी, आपका मेरे को जो अंदाज लग रहा है तो पॉलिटिकल साइंस ही आपका कुछ ऑप्शनल पेपर भी हुआ होगा। जी सर, बिल्कुल। मेरी पॉलिटिकल साइंस में जो पकड़ है वो काफी अच्छी हो गई थी सब्जेक्ट के लगातार अध्ययन करने से। तो सर, इसमें मैं एक सर का नाम लेना चाहूंगा, जो जी जी दिल्ली के एक प्रख्यात शिक्षक हैं। वो सरस्वती आईएएस नाम से अपनी कोचिंग चलाते हैं सर, मुखर्जी नगर में। जी राजेश जी मिश्रा सर हैं। उनके जी। मार्गदर्शन में मैंने पॉलिटिकल साइंस को और अच्छे से जाना और सर अपनी तैयारी को जारी किया सर। बहुत बहुत खूब। तो हम इसको तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे और सिलसिलेवार तरीके से आपसे पीटी मेंस और इंटरव्यू के बारे में जानकारी लेंगे। तो उनसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब हम इस स्टेज में होते हैं, जब हम पहला अटेम्प्ट ले रहे होते हैं, दूसरा अटेम्प्ट ले रहे होते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपकी वो कौन सी, पहले तो आप अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं कि आपको ऐसा क्या लग रहा था, आपकी कौन सी वो पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप बैंक ऑन कर रहे थे, जिसको लेकर के आप कॉन्फिडेंट थे, नहीं ये मुझे आगे लेकर के जाएगा। जो मुझे दिख रहा है जैसे आपने नेट टू ऑलरेडी क्वालिफाई किया, तो वो आपको एक पुश दे रहा होगा। और भी कोई जो जी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको वो कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है जिसने आपको संघर्ष करवाया इस करियर में, तो उसके बारे में कुछ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें सर। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो उस समय किसी के मार्गदर्शन से मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग जो है उसको जारी रखा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। तो सर, इसमें अगर मैं अपने पॉजिटिव्स बताऊं कि जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये कर सकता हूं, तो सर इसमें सबसे पहली बात थी कि मेरे अंदर जो मेरी लिखावट थी, जैसे मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को जब लिखता था, तो सर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप कैसे उसको फ्रेम करते हैं, आप कैसे उसकी चीजों को संजो के संक्षेप में लिख देते हैं, बड़ी से बड़ी चीजों को शॉर्ट में लिख देना, समराइज करके लिख देना। तो सर इसके लिए ग्रेजुएशन में भी मेरे जो शिक्षक थे, वो भी इसके लिए मुझे हमेशा से प्रेरित करते थे कि आप अच्छा लिखते हो, आप अच्छा लिख सकते हो भविष्य में। और सर, जब मैं दिल्ली में गया तो वहां भी तैयारी के दौरान मुझे पता चला कि मेरी जो लेखनी है मेंस के लिए, वो अच्छी है। लेकिन सर, अगर नेगेटिव चीज की मैं बात करूं, तो मेरी नेगेटिव सर यहाँ हो जाती थी कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस थे, उनकी तैयारी मैं अच्छे से नहीं कर पाता था। और उनमें मतलब उलझ सा जाता था मैं। जो ऑप्शंस होते थे उसमें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि आप एलिमिनेशन मेथड जैसे चलता है यूपीएससी की तैयारी में, कि आप 4 ऑप्शंस हैं तो उनमें से आप 2 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस होते थे, उस ऐसा होता था कि हमें ये दोनों 50-50 लग रहे हैं। तो सर ऐसे करके मेरा ये नेगेटिव पॉइंट ही था कि मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया, मैं यूपीएससी का नहीं कर पाया दोनों अटेम्प्ट्स में। तो सर यहाँ से मुझे बहुत निराशा हाथ लगी कि मतलब मैंने जितना सोचा था अपने आप को कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए योग्य हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरी निराशा में बदलती जा रही थी कि मैं 2 अटेम्प्ट्स दिए, मैंने दोनों हो नहीं रहा है मेरा। तो फिर सर इसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस का दिया, तो उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ सर। तो वहां से बिल्कुल जैसे वो होता है, लगता है कि अब आप इस लायक हो ही नहीं, क्योंकि जब सर 3-3 एग्जाम में बैक टू बैक आप नहीं रिजल्ट दे पाते हो प्रीलिम्स का, तो वो बड़ा ही दुखद एक अनुभव होता है। लेकिन सर अच्छी बात ये रही कि उसके बाद मैंने खुद को उसके लिए प्रिपेयर किया, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने पीसीएस का ही दिया, उसमें सर इंटरव्यू तक मैं पहुंचा और फाइनल मेरिट में भी जगह बनाई। और उसमें मैं अभी सप्लाई इंस्पेक्टर या बीएसओ के पोस्ट पर कार्यरत हूँ सर। ओके ओके। तो ये दोस्तों, ये तो बहुत ही उम्दा आपको एक्सपीरियंस यहाँ से मिल रहा होगा। और ये हाल आप देखिए तो हम सबके साथ होता है, जब हम पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, दूसरा अटेम्प्ट, और उसमें पीटी ना निकले तो हमारी पूरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अब हम थोड़ा सा प्री को ज्यादा
वेटेज देने लग जाते हैं और मुख्य परीक्षा को हम पीछे कर देते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से हमारे जो संघर्ष की जो कहानी है वो लंबी हो जाती है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है हम अच्छे से प्रायोरिटीज नहीं दे पाते। तो इसी सिलसिले में मैं अब सिलसिलेवार तरीके से अमरजीत जी से पूछूंगा कि प्री में उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, वो कौन सी टिप्स वो शेयर करना चाहते हैं, फिर मेंस के बारे में पूछूंगा और फिर इंटरव्यू के इनके कुछ एक्सपीरियंसेस को लूंगा। तो अमरजीत जी, आपका वो कौन सा स्ट्रैटेजी था, जब चूंकि आप 2 बार बता रहे हैं कि इतना आपका होल्ड था सब्जेक्ट के ऊपर, आपने 2 बार नेट निकाला, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे और उसकी गहराइयों को जानते थे, फिर भी आप प्री में, और जहां तक मुझे लग रहा है कि जीएस आपको कुछ इसमें परेशान कर रहा होगा, तो आपने इस चुनौती को कैसे कंट्रोल किया, कैसे इसमें कैसे जीत हासिल की इस चुनौती में? पीटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? जी सर, सबसे पहले मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया वो ये था कि सर, आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बहुत होती है जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करने जाते हो। तो सर, इसमें मेरे घर वालों की भी ऑब्वियसली बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी जिस पे मैं खरा नहीं उतर रहा था। तो ऐसे में सर, जैसे घर वालों की छोटी मोटी बातें भी हमें बहुत चुभ जाती हैं। वो लगता है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो सर, मुझे पापा की बस एक ही बात वो याद आती है, जब मैंने पापा को बोला कि उस समय सर ऐसा हुआ था कि यूपीएससी का रिजल्ट, पीटी का और बीपीएससी के पीटी का बैक टू बैक आया था और उन दोनों में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने जब पापा को बताया कि इसमें भी नहीं हुआ, तो उन्होंने बस इतना बोला कि ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन अब कितना मतलब मैं सब्र करता रहूं। तो बस ये चीज ने मुझे मतलब बहुत सबसे ज्यादा जो मोटिवेट करता है मुझे इस चीज ने किया। और वहां से मैंने एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैं सर उसको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने अपनी तैयारी में इसको स्टार्ट कैसे किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एकदम से उसको थॉरली और 1 to 1 करके मैंने प्रीवियस 20 years के क्वेश्चन को पहले तो उसको गहनता से के साथ में समझा, पहले कि उसका नेचर क्या है और कैसे टाइम के साथ बीपीएससी अपने क्वेश्चंस की जो नेचर है उसको बदलता है। तो इसके संदर्भ में सर मैंने देखा कि कुछ एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनके क्वेश्चंस तो लगातार रिपीट हो रहे हैं और बाकी कुछ सेक्शंस में नए क्वेश्चंस वो ऐड करते जाते हैं। जैसे सर बात की जाए हिस्ट्री के क्वेश्चंस, तो सर वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमेशा एक जैसे रखते हैं। जैसे मैंने उसमें देख के और उससे ग्रहण किया, तो मुझे दिखा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगातार रिपीट कर रहे हैं। और हिस्ट्री का पोर्शन सर पीटी में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इससे बिहार की हिस्ट्री और जो हमारा टोटल पूरा इंडिया की हिस्ट्री है, इससे लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बड़ा पोर्शन भी था और इसको एक स्ट्रेटेजी बना के और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देख के और सिलेबस से मैंने मैच किया और देखा कि ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है इसको आप प्रीवियस ईयर और कुछ बेसिक नोटबुक्स हैं उनको देख के बुक्स की हेल्प से आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो सर मैंने सबसे पहले हिस्ट्री पे फोकस किया और हिस्ट्री को मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा। हिस्ट्री को मैंने जैसे सर, एक तो मैंने लुसेंट की बुक पढ़ी इसके लिए, और एक सर स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है मॉडर्न इंडिया की, वो मैंने पढ़ा। सिर्फ ये 2 बुक्स मैंने पढ़े हिस्ट्री तैयार करने के लिए। और बिहार की जो स्पेसिफिक हिस्ट्री थी इसके लिए सर एक बुक आती है पेनोरमा करके पब्लिकेशन की। जी, तो वो बुक मैंने ये 3 चीजें पढ़ी और सर उस पीटी में मेरा 35 में से 33 मार्क्स आए थे हिस्ट्री में, सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन में। तो ये तो सर हिस्ट्री की बात हो गई। फिर जी सर मैंने देखा कि पहले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो कम हुआ करते थे, लेकिन आज के नेचर को अगर समझा जाए तो आज के टाइम में करंट अफेयर की काफी इंपॉर्टेंस हो गई है, जिसमें नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज दोनों को कवर किए जा रहे हैं। जी जी। तो मैंने करंट अफेयर बेसिकली करंट अफेयर को पूरे अच्छे ढंग से उसके नोट्स बनाए सर मैंने। जो भी जैसे यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं उनको मैंने फॉलो किए
और अगर मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये बताना चाहूंगा कि आप किसी भी एक या दो स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। किसी भी चक्करों में ये ना पड़े कि मुझे इस यूट्यूब चैनल का भी देखना है, उसका भी देखना है। इससे आपका समय ही बर्बाद होगा, आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे मेन कंटेंट पे। तो आपको कंटेंट कहीं से भी मिले, करेंट अफेयर कभी बदलते नहीं है, जो एक चैनल बताएगा वही दूसरा भी बताएगा। तो सर मैंने यूट्यूब जी एक या दो चैनल से मैंने, और उसके जो भी मैं सुनता था उसके नोट्स बनाता जाता था सर। जैसे मैंने डेली बेसिस पे आज के 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस किए, फिर उसके नोट्स बना लिए मैंने। ऐसे करके हफ्ते भर मैं नोट्स बनाता जाता, और फिर उसको एक दिन हफ्ते में रिवाइज करता था सर। उसको जितने भी 6 दिन के मैंने नोट्स बनाए हैं, और संडे को रिवीजन करता था। तो इस तरीके से सर मैंने करंट अफेयर की तैयारी की। और ज्योग्राफी की सर क्वेश्चंस इसमें ज्यादा नहीं आते, 10 से 12 या 15 के अप्रोक्स होते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश वर्णवाल की एक स्पेसिफिक बुक आती है एनसीईआरटी की, वो फॉलो किया सर। और एटलस में कुछ मैप्स वगैरह भी मैंने देखे थे, तो उससे भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जैसे झील, झरने, ये पहाड़ियाँ, इनकी चोटियाँ, ये बिहार पीसीएस की ये विशेषता है कि वो इन सब पोर्शन से जरूर टच करता है कि ये चोटी कहाँ पे है, ये झरना कहाँ पे है, ये जल संधि कहाँ पे है। तो इससे आपको, अगर आप, मैंने तो ऑक्सफोर्ड जो स्कूल एटलस आता है उसको मैंने फॉलो किया था। आप चाहे तो कोई भी एक स्पेसिफिक एटलस को लेके आप उसको बिल्कुल डिटेल से अच्छे से उसकी तैयारी करके ज्योग्राफी के हाफ पोर्शन को तो वहां से तैयार कर लेते हैं। तो सर ये 3 पोर्शन हो गए। और मैथ के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ और रीजनिंग होते हैं, अगर कोई मैथ बैकग्राउंड का या साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो तो अच्छे से कर लेता है सर। लेकिन जी जो जी। आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर ह्यूमैनिटीज के हैं उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसके लिए यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप उन 10 क्वेश्चनों के चक्कर में ना पड़े। आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं काटा जा रहा है, कुछ नहीं। तो आप उन 10 क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी 140 क्वेश्चन की तैयारी करें, और उन 10 क्वेश्चन में आप उसे अपने अंदाज से उसको मार सकते हैं। 10 में एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे 2-3 तो सही हो ही जाते हैं। तो सर ये पीटी की स्ट्रेटेजी ऐसे अपना सकते हैं कि आप एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। मैं शॉर्ट नोट्स को बहुत तरजीह देता हूँ सर। हर एक चीज को जो आप पढ़ते हैं उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे आपको एग्जाम के 20 दिन 10 दिन पहले रिवीजन करने में आसानी होगी। तो ये जी पीटी की सर स्ट्रेटेजी है। बहुत बहुत खूब। आपने तो मतलब इतने डिटेल से बताया सब कुछ, और जिसको कि मैं कुछ शब्दों में यही समराइज करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हम एक भंवर जाल में फंसते हैं कि हम टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे होते हैं। पर अमरजीत जी ने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। इन्होंने लास्ट ईयर के पेपर को डीपली एनालाइज किया, और वहां से इन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया कि हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार के जो वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो चोटियां कैसी हैं। तो उनसे एक इनको आइडिया मिल गया कि हमें कहाँ पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत ही शॉर्टकट और स्मार्ट स्टडी है कि आप लास्ट ईयर के पेपर को जरूर देखें प्रिपरेशन करने से पहले, क्योंकि आपको वो एरिया मिल जाता है, क्वेश्चन ना मिले अगर रिपीट ना हो। और कुछ हद तक हर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन तो रिपीट करती ही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी है यहाँ पर कि लास्ट ईयर पेपर को रिलीजियसली आप फॉलो करिए। और साइड बाय साइड जो मेरा वो सवाल ही था, आपने पहले से उसका उत्तर दे दिया कि आज जब YouTube में एक भरमार आया हुआ है चैनल में, जब हमें कंफ्यूजन है कि हम कौन सा चैनल देखें, और क्योंकि हर जो उसमें चैनल्स हैं वो अपने बारे में और बढ़ चढ़ के बता रहे होते हैं, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल ही एक बहुत अच्छा क्लू दिया इन्होंने कि एक ही चैनल को आप, जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाए, और उसी चैनल को, एक ही लिस्टेड चैनल को ही आप बार बार देखें और उसी से सीक्वेंस बनाएं, क्योंकि बाय एंड लार्ज सारे चैनल्स एक जैसे होते हैं। तो बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छा बताया आपने। और प्री के लिए कुछ आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी, या टारगेट रखा, वीकली टारगेट रखा, मंथली टारगेट रखा? उस जो आप जो अभी बता रहे थे, जो फैक्ट्स को आप कैरी नहीं कर पा रहे थे, वो उसके लिए कुछ आपने प्रैक्टिस का कोई स्ट्रैटेजी रखा अमर जी? जी जी बिल्कुल सर। जैसे जो छोटे नोट पैड आते हैं जिनको कि आप दीवार पे चिपका देते हैं,
तो सर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया कि मुझे जो भी फैक्ट्स और जो डेटा है वो याद नहीं हो रहे थे। जैसे सर जनसांख्यिकी से जो हमारा पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, मैं उन सारे डेटा को अपने टेबल के सामने वाली दीवार पे उस छोटे से नोट पैड पे लिख के उसको चिपका देता था। और जैसे मैं टारगेट रखता था कि मुझे एक हफ्ते के अंदर में ये 10 नोटपैड मैंने लगाए हैं, तो इन 10 नोटपैड के हर एक डेटा को मुझे याद कर लेना है। तो सर मैं उनको चिपका देता था और 10 दिन के बाद फिर उन्हें हटा के अगले नोटपैड चिपकाता था, उन पे अगले डेटा रखता था। तो सर मैं एक अपना टारगेट रखता था कि मुझे इतने दिनों के अंदर में इन सारे डेटा को याद करना है, और मैं उन्हें दिन भर में 3-4 बार पढ़ लेता था। जब भी टेबल पे बैठे पढ़ रहा हूँ, मन थोड़ा सा उबता था, तो उसको ऐसे घूम घूम के मैं देख लेता था और इससे रिवीजन में आसानी होती थी सर। तो ये एक ट्रिक अपना सकते हैं आप कि आपको जो चीज याद नहीं हो रही है, आप उसे अपने सामने रखो और आप उसे घूमते फिरते, आप चाहे कुछ स्नैक्स ही खा रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप देखते देखते आप उसको एक बार रिवाइज कर लो। नजर पड़ जाती है, आप देख लो एक बार। ऐसे ही दिन भर में 3-4 बार हो जाता है, तो सामने से गुजरने के बाद एक हफ्ते में तो वो चीज ऑटोमेटिक याद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हम सबको ही एक बाय एंड लार्ज ये मानते हैं कि प्री और मेंस और इंटरव्यू में सबसे चैलेंजिंग प्री होता है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं होता। और इसको मैनेज करना इतना टफ है, क्योंकि आपको सबके साथ कॉम्पीट करना पड़ता है यहाँ पर। तो इसके लिए तो स्पेशल स्ट्रैटेजी चाहिए ही। और ये बहुत खुद अच्छा बताया अमरजीत जी जी ने कि आप एक छोटा सा नोट्स बनाइए और उसको रिप्लेस करते रहिए हर वीक में। जब आपने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो नया नोट्स बनाइए, उस पर वो करिए। तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी आपने इस हम लोगों के साथ शेयर की। चलिए हम मेंस के बारे में बात करते हैं अमरजीत जी। मेंस का आपका क्या स्ट्रेटेजी सर। रहा, क्या आंसर राइटिंग? जी सर एक एक चीज सर, प्रीलिम्स के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट सुझाव देना जी चाहूंगा जी, सर। जरूर जरूर। जैसे कि आप जब भी कोई प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट को आप फिर से एक बार देखिए कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से गलत हो रहे हैं, किस पोर्शन से गलत हो रहे हैं। और जो स्पेसिफिक पोर्शन आपका हमेशा गलत हो रहा है, आप उस पर ज्यादा फोकस करें। बाकी सारे पोर्शन को तो करें, लेकिन आप एक नोट्स बनाते जाए हर एक टेस्ट के बाद, और देखें कि आपका किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन हर एक टेस्ट में हो रहे हैं। फिर आप उन सारे अपनी कमजोरियों को वहां से आसानी से जज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार आप टेस्ट देने के बाद उसे जरूर देखें, प्रीवियस जो आपने कर दिए हैं टेस्ट एक दो, और देख के आप उनको उनमें से अपनी कमियों को ढूंढें और फिर उसे सुधारने का प्रयास करें। बहुत खूब। मतलब कि जो अमरजीत जी कहना चाह रहे हैं कि जो आप प्रैक्टिस पेपर जो सॉल्व करते हैं, वो मार्क्स को अर्जित करने के लिए नहीं, अपनी कमियों को देखने के लिए करें और उसको जल्दी से जी सॉर्ट आउट करें बिल्कुल। और रेक्टिफाई करें आप। तो बहुत खूब। तो हम अब मेंस में वो स्ट्रैटेजी देखते हैं, क्योंकि अब मेंस का जो दौर आता है वहां पे तो आपका रियल फाइट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपको बहुत टैलेंटेड माइंड के साथ compete करना है और उनको डिफीट करना है। तो उसके लिए आपकी कौन सी स्पेशल स्ट्रैटेजी थी, और खासकर पॉलिटिकल साइंस में, जो कि एक तरह का ये तो बहुत ही आजकल बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस। तो आप वो कौन सा था जिससे कि आपने इतना अच्छा होल्ड किया उसमें? कौन सी किताबें पढ़ी आपने, नोट्स कैसे बनाए, आंसर राइटिंग की क्या प्रैक्टिस करी? इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों के साथ पॉइंट शेयर करें। जी सर, जैसे पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर बीपीएससी एग्जाम देते हैं, तो बीपीएससी में जैसे मेंस में 4 पेपर होते हैं। एक आपका सामान्य हिंदी होता है जो 100 अंकों का होता है, और जीएस 1 होता है वो 300 अंकों का होता है। जीएस 2 जो होता है वो भी 300 अंकों का। उसके बाद आपका एक ऐच्छिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी 300 अंकों का होता है। लेकिन इसमें जो हिंदी है उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, उसको क्वालिफाइंग रखा गया। आप उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आपके तीनों पेपर की जांच की जाती है। तो अच्छा। आप हिंदी 100 नंबर है, उसमें बस क्वालिफाई हो जाइए। और पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा था, तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेबस उसका बहुत ही वास्ट है। आप अगर देखें तो बाकी सब्जेक्ट्स के तुलना में उसका उसका जो उसकी प्रकृति है, वो एक तरफ तो उसमें थिंकर्स को पढ़ना है, दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल रिलेशन, बिल्कुल करंट अफेयर की चीजों को पढ़ना है।
तो आप स्टैटिक और करेंट दोनों पोर्शन को एक साथ पढ़ते हैं, तब जाके पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से होती है। तो ये इतना बड़ा होने का हमें एक फायदा भी है कि फर्स्ट पेपर में जब आप सेक्शन वाइज देखोगे तो फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। आपका सेक्शन क होता है जिसमें आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 नहीं 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो आप हिस्ट्री आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन आपका इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज से भी जो घटनाएं हमारे नेशनल स्तर पे हो रही हैं और इंटरनेशनल दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आपका ये करंट का पार्ट हो गया। और जब आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो इसका जो सेकंड पेपर है वो सीधा सीधा यहाँ आईआर से रिलेट हो जाता है। तो आपका जो यहाँ से 114 नंबर की जो तैयारी है वो आप पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर से कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर का आधा पार्ट आपका पॉलिटिकल साइंस से आ जाता है, कवर हो जाता है। तो ये बहुत ही अंकदायी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप एक तैयारी में फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कर लेते हैं। और बात आते हैं हम सेकंड पेपर की, जीएस 2। तो जीएस 2 में 3 सेक्शन फिर होते हैं। तो उसका जो सेक्शन क है, सेक्शन क पॉलिटी होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटिकल साइंस में जब आप पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था जो जीएस 2 का सिलेबस है, सेम सिलेबस आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल जाता है। तो आप वहां से इसके सेक्शन क की भी तैयारी कर लेते हैं। तो 114 नंबर आपने अर्जित कर लिया जीएस 1 में, 114 नंबर आपने अर्जित कर लिया जीएस 2 में, और 300 नंबर आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो यहाँ से आपके लगभग 528 नंबर आपने 900 नंबर में से सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी से अर्जित कर लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। भले ही उसके जो सिलेबस है वो वास्ट है, लेकिन ये आपको दोनों ही पेपर में बिल्कुल हेल्प करेगा। बहुत खूब। और देखिए ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखते हैं तो ये माना जाता है कि ये कुछ काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है और बहुत बड़ा है। पर जब आप इस पर मेहनत करते हैं तो एक्चुअली आप ऑप्शनल के साथ साथ आप जीएस में भी और बहुत गहराई के साथ, क्योंकि जब जीएस में आप पॉलिटी पढ़ेंगे बिना पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड में तो आप एक सुपरफिशियल नॉलेज रखेंगे। पर जब आप पॉलिटिकल साइंस के थ्रू जब उस चीज को देख रहे होते हैं तो आप एक गहराई के साथ किसी चीज के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत ही आपने एक ओपनिंग दी हम सब लोगों को कि बड़ा होने से इसका एडवांटेज है कि आप 60% 50% से ऊपर के जीएस के पार्ट को आप मैनेज कर रहे होते हैं अपने केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट सजेस्ट किया। तो नोट्स और उसमें कौन सी किताबें आपने फॉलो की, वो किताबों के बारे में, और आंसर राइटिंग के लिए क्या आपने प्रैक्टिस किया, कितने आंसर्स लिखे आपने, कहीं आपने रिव्यू किया कि सेल्फ रिव्यू करते थे, इन सब के बारे में थोड़े संक्षिप्त में विवरण हमें दें। सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मैंने मुखर्जी नगर के जो राजेश मिश्रा सर हैं उनके नोट्स, जो क्लास नोट्स हैं, उसको मैंने थॉरोली पूरा रिवाइज किया, बार बार पढ़ता रहा मैं उन्हें। और उन नोट्स ने मुझे काफी हेल्प किया। इससे मेरा एक थ्योरी पार्ट और जो थिंकर पार्ट है इस पे मेरी पकड़ बहुत ही अच्छी हो गई उनके क्लास नोट्स से। और सर, ओपी गाबा, अगर मैं बुक की बात करूं तो मैंने साइड बुक के रूप में उनके नोट्स के अलावा ओपी गाबा की बुक आती है, वो मैंने ओपी गाबा की बुक को पढ़ा, जिसमें आपके राजनीतिक चिंतन भी आ जाते हैं जो थिंकर पार्ट है और थियरी पार्ट है। ये आप ओपी गाबा की बुक मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट और एकदम से सरल रूप से वो आपको सारे जो तथ्य हैं और जो सारे थिंकर्स के विचार है उनको एकदम से आसानी से समझा देते हैं। तो मैंने सर ओपी गाबा की बुक को फॉलो किया। और जहां तक इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो सर, मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। आप उसमें जो भी एडिटोरियल आते हैं उनके कुछ जो स्पेसिफिक कॉलमिस्ट हैं, जैसे कि सी राजा मोहन जी हो गए। सी राजा मोहन जी बहुत ही बेस्ट एक थिंकर है जो लिखते हैं
इंडियन एक्सप्रेस में, तो आप उनके जो एडिटोरियल्स होते हैं उनको रख सकते हैं। जैसे ब्रह्मा चिलानी जी हैं, हर्ष वी पंत हैं, ये 3 जो मुझे सबसे जिन्होंने मेरी इसमें हेल्प करी इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज पे पकड़ बनाने में, वो इन 3 लेखकों की मदद से मैंने अपने नोट्स बनाए, जो आईआर के जैसे आपका साउथ एशिया हो गया, जैसे आपका सुपर पावर्स जिसमें चाइना, रशिया, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, जापान, ये इन सब के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजी हो गई, नेबर्स के साथ स्ट्रेटेजी हो गई, आपका वेस्ट एशिया के साथ स्ट्रेटेजी हो गया। इन सबके मैंने पेपर कटिंग और एडिटोरियल से नोट्स बनाए, उनको बार बार रिवाइज किया, उनके की पॉइंट्स को मैंने पकड़ा। जैसे कि आप देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में मैं कुछ टर्म्स की बात करता हूँ। जैसे एक टर्म है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता। आप जब आंसर राइटिंग करते हैं मेंस के समय पॉलिटिकल साइंस में, तो इसकी एक विशेषता है कि आप कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं, तो इससे आपके मार्क्स काफी बढ़ जाते हैं। जैसे आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूज करते हैं, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी का अहम पार्ट है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें आप भारत के द्वारा किसी भी विदेशी जो शक्तियां उसके दबाव में ना आकर आप स्वतंत्र रूप से जो जितने भी विदेशी संबंध है उसका निर्धारण करना। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को आप इन सब राइटर्स के जो एडिटोरियल होते हैं उनसे पॉइंट आउट करके और एक नोट्स बना लें, और आपको जहां भी लगता है कि मुझे इन छोटे पॉइंट्स कीवर्ड जो होते हैं इनको यूज करना है, आप बेशक यूज कीजिए, उसके आपको बेनिफिट हमेशा मिलेंगे। तो सर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने यहाँ से और करंट अफेयर की तैयारी करी, इसका हेल्प आपको जीएस फर्स्ट में जो आईआर सेक्शन है वहां भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस सबसे बेस्ट है, आप उसके एडिटोरियल फॉलो कर सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम से है तो, और या फिर अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में आसानी से अगर आप समझ लेते हैं, सहज है, तभी आप इसको पढ़ें। वरना दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, आप उसके एडिटोरियल भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी ब्रह्मा चलानी जी का लेख आता है, वहां से भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो आपके लिए दोस्तों काफी लाभदायक सेशन होगा, क्योंकि आपको यहाँ से पता चलेगा कि एक स्टैंडर्ड बुक तो हम सबको फॉलो करना होता है, पर अपने आप को थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए आपको कुछ फेमस कॉलम्स को भी पढ़ना पड़ेगा। और कॉलम्स में जैसा कि अमरजीत जी ने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस, और जहां तक हम लोग भी समझते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस एक बैलेंस व्यू देने के लिए बहुत फेमस है ये। तो ये तो रही मेंस की एक रणनीति। हम कुछ इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू में आपको क्या मार्क्स है वो थोड़ा हमें बताइएगा। और वो कुछ मोमेंट्स होते हैं जिस मोमेंट्स में आपको लगा हाँ यहाँ पे मैंने ये इसको कैच किया। जैसे कि आपने वो देखा होगा कि नीरज चोपड़ा जी ने जब जेवलिन थ्रो किया, हवा में ही था तो उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया। तो एक हमारे अंदर एक अंदर का कॉल होता है, अच्छा ये आज मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और ये पॉइंट मेरे पॉजिटिव थे, यहाँ पे मैंने गलती की। तो उन खामियों को और उन जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको शेयर करिए। जी सर। सर मैं बताना चाहूंगा कि जो 64वीं बीपीएससी था उसमें मेरे मार्क्स 82 मार्क्स मिले थे, जो कि इस अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मार्क्स माना जा रहा है, क्योंकि 92 या 95 तक अप्रोक्स हाईएस्ट मिला है, तो मुझे 82 मार्क्स मिले। और सर ने जैसा बोला कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ये लगता है कि मतलब मेरा अच्छा जा रहा है या मेरा खराब जा रहा है इंटरव्यू। तो सर मेरा जो पहला ये जो 64वीं का इंटरव्यू था, ये मेरा भगत सर के बोर्ड में था। तो सर भगत सर जब उनके बोर्ड में मैं जैसे ही एंटर किया मैंने, तो मैंने एंटर करने के साथ ही मैंने उनका अभिवादन किया, और उसमें एक लेडीज मैम भी थी मेंबर, तो मैंने उनको भी ग्रीट किया और बैठने के लिए मुझे कहा गया तो मैं बैठ गया। तो सर जैसे बात स्टार्ट हुई तो जो भगत सर हैं वो संयोग से एक प्रोफेसर भी है, जो पहले प्रोफेसर थे बाद में उनकी बहाली उसमें हो गई। तो मैं जैसे ही मैं एंटर किया और बैठा तो उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा जो न्यू कमर्स है, कि आप इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां ये होती हैं कि वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपका गृह जिला पूछेंगे, आपके नाम का
वो अर्थ पूछने लगेंगे, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इससे रिलेटेड कोई घटना बताइए, जन्म तिथि के दिन क्या हुआ था, कोई इंटरनेशनल इवेंट। ये सब बिल्कुल बिहार में नहीं पूछा जाता है। यहाँ बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। उनके पास आपकी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, वो ये होती है कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो किस वर्ष किया है। सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, इसके सिवाय उनके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप बिल्कुल इस भ्रांति में ना पड़े कि वो आपसे आपका बैकग्राउंड पूछने लगेंगे, आपके नाम का डिटेल पूछने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं अब अपनी बात करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया कि अच्छा, आपने ग्रेजुएशन इतने वर्ष में किया है। मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन 2016 में किया है, तो उन्होंने बोला कि 2016 के बाद आप क्या कर रहे थे। तो और वो बेहद ही एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। तो वो जी अमरजीत जी। जी, तो सर जैसे कि मैं बता रहा था कि उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा, आपने 2016 में ग्रेजुएशन किया है। मैंने बोला जी सर। फिर कह रहे कि फिर उन्होंने ऐसे ही बोला, फिर उसके बाद। तो मैंने बोला कि सर 2018 में मैंने पीजी कंप्लीट किया। कि फिर उन्होंने फिर ऐसे ही जवाब दिया कि फिर उसके बाद कि आपने तो लगता है नेट भी क्लियर किया होगा। तो उस टाइम तक मैंने 2 बार नेट क्लियर कर लिया था। तो मुझे ये नहीं पता चल पाया कि उन्हें ये पता कैसे चला, क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो उन्होंने सडनली ऐसे ही पूछ लिया। तो मैंने बोला जी सर, जबकि मैंने कहीं मेंशन नहीं किया था, फॉर्म में भी नहीं, कि मेरा नेट क्लियर हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नेट भी क्लियर किया है। तो मैंने बोला जी सर। तो वो नेट से क्वेश्चन पूछने लगे। जैसे उन्होंने अब मेरे सब्जेक्ट से नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने बोला कि अच्छा, आप ये बताइए कि नेट का एग्जाम पास करके क्या बना जाएगा, क्या आप बनेंगे। तो मैंने बोला कि सर, उसके उससे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। कहते फिर उसके बाद क्या बनेंगे। तो मैंने बोला एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन। जी जी। जी अमरजीत जी। जी बताएं तो बताएं जी। सर जी, तो सर उन्होंने बोला कि उसके बाद क्या बनते हैं। ऐसे वो लगातार मतलब पूछे जा रहे थे। तो मैंने बोला सर, एसोसिएट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर बनते हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा, प्रोफेसर तक जाते हैं। तो वो मतलब उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन का भाव था कि मतलब ये जानता है उसके बारे में, सिर्फ नेट क्लियर ही नहीं किया है, उसकी हायरार्की भी समझता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये बताइए कि वहां पे सैलरी और यहाँ पे सैलरी में तो काफी अंतर है। आप यहाँ पे तो सैलरी काफी कम पाइएगा, अगर उस क्षेत्र में जाते तो आपको काफी अच्छी सैलरी मिल सकती थी। तो फिर मैंने बोला कि सर, जहां तक बात है सैलरी की, तो मैंने सिविल सर्विसेज सैलरी के लिए नहीं ज्वाइन किया है सर। इसमें समाज के साथ साथ मैं जो पिछड़े लोग हैं उनको देखना चाहता हूँ। और सर, मुझे कार्य की डाइवर्सिटी चाहिए। मैं एक ही काम में बंध के पूरी लाइफ नहीं रहना चाहता। तो वो इस आंसर से काफी इम्प्रेस हुए थे सर। उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, आपने अपना एक बैकग्राउंड भी पहले से ही रख लिया है कि अगर आप सिविल सर्विसेज में नहीं होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चले जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला ऐसा कि ये मुझे आपका ये जो चीज है बहुत अच्छा लगा, कि ठीक है, उन्होंने पास कर दिया, चेयरमैन थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जहां तक मुझे लगता है कि चेयरमैन सर अगर आपके आंसर से संतुष्ट हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्योंकि लास्ट में जो चेयरमैन सर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि सारे मेंबर्स के मार्क्स को देख के कि कितने मार्क्स फाइनली देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। तो सर, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। सर ने जो बोला और उसके बाद पूरा माहौल अच्छा हो गया। और एक और जगह सर मेरा प्लस पॉइंट हुआ कि जैसे उन्होंने बोला कि अच्छा, आप बताओ, जो नीली क्रांति है, एक मेंबर सर थे, वो पूछे कि बताओ, एक फैक्ट पूछ रहा हूँ, जो नीली क्रांति थी वो किससे संबंधित थी। तो सर मुझे याद था, लेकिन मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज उसमें हो रहा था कि इसका ये आंसर नहीं होगा। तो मैंने सर से बोला कि सर, मैं एग्जैक्ट तो नहीं याद कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें गेस करना चाहूंगा सर। तो कह रहे हाँ हाँ, बिल्कुल गेस कीजिए।
तो सर वो जैसे माहौल को एकदम सरल बना रहे थे। उन्होंने बोला गेस कीजिए, तो सर मैंने गेस किया और सही बता दिया। तो वो फिर कह रहे सारे वो हंसने लगे। तो सब लोग उसमें सर हंसने लगे। तो वहां पे जो माहौल था, जो सब लोग कह रहे अच्छा आप तो बहुत अच्छा गेस करते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, आप गेस भी करते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं। तो सर ये दो जगह मुझे ऐसा लगा कि इससे मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, और मैंने मन ही मन सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, रैंक का नहीं पता कि रैंक कितना आएगा। बहुत खूब। तो देखिए दोस्तों, ये तो इन सर अमरजीत जी के बातों से ही झलकता है कि इंटरव्यू बोर्ड काफी आपसे फ्रेंडली हो जाता है। वो बिल्कुल एक खुशहाल सा माहौल बनाते हैं जिससे कि आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। और जब आप जितने जेन्युइन रहते हैं उतना ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि अमरजीत जी भी एक बहुत ही सरल स्वभाव के और बिल्कुल सब चीज को स्पष्ट रूप से रखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज इनकी जरूर उन लोगों को भी हिट करी होगी, और इसलिए आज आपके सामने एक एक मुकाम लेकर के ये उपस्थित है। तो अमरजीत जी, ये तो काफी अच्छा आपके साथ सेशन रहा। और इसमें जो आपने जो छोटे छोटे निक पॉइंट्स जो बताए हैं, अगर उनको ही समेट लें तो उसमें बहुत कुछ सफलता के जो राज छिपे हुए हैं। तो इन सब को हम एक समराइज करते हुए आपसे वो जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये संघर्ष रही, ये तो बट ऑब्वियस है कि आपका पूरा जो हार्ड वर्क है, आपका जो डिवोशन था, वो तो बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले किया। वो और कौन कौन से जो सपोर्ट थे आपके, वो माता पिता हैं और जो टीचर्स हैं, उनके कैसे सपोर्ट, और किस तरह के आप जो समस्याओं से जूझे उस समय आपके किस तरह से वो मोटिवेशन का काम आए। तो उन सब के जो आप नाम अगर चाहें तो शेयर करना चाहें, और उस चीज को अगर आप मेमोराइज करके काउंट करना चाहें तो हमारे साथ जरूर एक्सप्रेस करें। जी सर। सर सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को धन्यवाद देना चाहूंगा तो वो मेरे माता पिता ही हैं, और साथ में मेरे दादाजी हैं। तो सर मेरे पापा इतने, मैं मतलब जहां तक समझ पाता हूँ कि पेशेंस उनके अंदर जो है वो उन्होंने धैर्य बहुत रखा। सर इतना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर मैं होता उनकी जगह पर तो मैं इतना धैर्य नहीं रख पाता जितना उन्होंने मेरे लिए रखा। कि बार बार असफल होने के बावजूद वो हमेशा कभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन्होंने नहीं होने दिया मेरे लिए, और हमेशा उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और दूसरी बात कि उन्होंने मोरली, वो जब भी मैं निराश हो जाता था तो मेरे पापा, मैं पापा से बात हमेशा किया करता था। माँ से तो लगातार करता था, लेकिन हफ्ते 10 दिन में एक बार अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मैं पापा से बात करता था। और पापा की जो मोटिवेशनल बातें होती थी ना सर, तो वो मुझे बहुत अंदर तक हिट करती थी और एक नया जोश मेरे अंदर भर देती थी। पापा हर बार बस यही मेरे से बोला करते थे कि ठीक है तुम मतलब करो, तुम अपने जैसे भी कर रहे हो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम अपनी असफलता मत देखो, बस ये देखो कि तुम अब कर सकते हो, क्योंकि बार बार किसी को असफलता हाथ नहीं लगती है। आदमी हमेशा असफल होने के बाद एक दिन सफल जरूर होता है। बस तुम ये छोड़ना मत, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना और लगे रहना। तो सर ये मैं अपने पापा को सबसे ज्यादा मतलब श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखा, जब भी निराश होता उनसे बात किया करता था। और सर बाकी गुरुजन जो मेरे कोचिंग के टीचर्स हैं, और जैसे कि मेरे दादाजी हैं सर, उनका भी सपोर्ट रहा, क्योंकि दादाजी भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरे भाई बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने हमेशा इसके लिए, कहीं मैं हेल्प, मुझे उनकी जरूरत होती थी तो वो भी मुझे हेल्प करती थी। मेरे बड़े भाई हैं वो भी हेल्प करते थे। तो सर कहीं ना कहीं मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में खड़ी थी, तब मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, अपने पूरे परिवार को। बहुत बहुत खूब। तो दोस्तों देखिए, जो हमारी असली ताकत होती है वो हमारे परिवार ही होते हैं। और इसमें तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है कि हमारे जो माँ बाप हैं वही हमारे एक्चुअली मेन ताकत वही है।
पूरी संसार आपके खिलाफ हो जाए पर ये दो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो हमेशा कांटेक्ट में रहना है। और यहीं से जो है हमें असली में ऊर्जा मिल रही होती है, मोटिवेशन मिल रहा होता है। तो अंत में बस मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो आज के जो युवा हैं जो इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, और चूंकि देख रहे हैं कि लोगों की जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर्स हो गए, सवालों में भी जो आपने शुरुआत में कहा कि अब सवाल भी अब नए तरीके से, अब उसमें भी म्यूटेशन आ रहा है, उसमें भी नए नए अब प्रयोग कर रही है अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्वेश्चन सेटर है। तो इन सबको कंसीडर करते हुए आपका क्या सुझाव होगा वो नए युवा एस्पिरेंट्स के लिए? सर, इसमें 2-3 सुझाव देना चाहूंगा कि अपने आप को हमेशा करंट अफेयर से जोड़ के रखें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है करंट अफेयर। चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, इन तीनों ही सेक्शन के लिए आपका करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हर एक दिन की जो छोटी छोटी जानकारियां हैं उसको गैदर करें, नोट्स बनाएं। वो आपके तीनों ही एग्जाम में बिल्कुल मदद करते हैं और आपको अच्छा अंक दिलाते हैं और सफल भी होते हैं। दूसरी बात कि आप अपने आप को, जब मेंस की बात आती है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को बांध के रखें। और मैं एक चीज जोर दे के बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी एक ही चीज को 10 किताबों से ना पढ़े। मेरा ऐसा मानना है कि आप 10 बार एक ही किताब को पढ़े, किसी भी एक स्पेसिफिक बुक को उठाएं, उस बुक को बार बार पढ़े, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि वो आपको अंक दिलाएंगे। आप जितने अधिक किताब पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, वो आपको कंफ्यूज ही करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप 10 बार एक ही किताब को पढ़े, एक ही नोट्स को आप अपना आधार बनाए, और साइड में अगर आप चाहें तो एक आध बुक बस यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको, हेल्प ले सकते हैं उनकी। लेकिन आप एक दो से ज्यादा किताबें बिल्कुल प्रेफर ना करें। और तीसरी बात कि कभी कभार जब मैं भी पढ़ रहा था उस टाइम पे, अभी भी जैसे पढ़ाई जारी है, लेकिन उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ जब संघर्ष कर रहे होते हैं, तो किसी की बात भी हमें उस समय ऐसी लगती है कि अच्छा ये सीनियर है, इन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, 4 बार मेंस दिया है, तो हम उनकी बात मान के और ऐसा हम लग जाते हैं कि उन्होंने ये किताब बोला है, उन्होंने ये नोट्स बोला है। ऐसा बिल्कुल न करें। आप जिस किसी किताब के साथ फैक्चुअली और उसके साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे से आप उसको समझ पा रहे हैं सरल भाव से, आप उसको फॉलो करें। और किसी की भी फुलूल जुलूल की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आप बस सिलेबस की सुने, आपका सिलेबस क्या कहता है बस उसको फॉलो करें। इतना ही मैं कहना चाहूंगा सर। बहुत बहुत खूब। और देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि अमरजीत जी का ये तो एक मूल मंत्र है, विनिंग पॉइंट यहीं पर है कि एक ही किताब को आप बार बार पढ़ें। और जो है इस पे हम एक कंफ्यूजन होता है कि जब एक किताब को बार बार पढ़ें, रिपीटेशन हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। पर होता क्या है दोस्तों, जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे होते हैं, जब आप दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा ओपन हो चुका होता है, अब आप नया चीज देख रहे होंगे उसी में। जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो आप और भी विकसित माइंड सेटअप से पढ़ रहे होंगे। तो हमेशा जब एक ही किताब को बार बार पढ़ते हैं तो आपको यकीन मानिए कि आपको हर बार वो किताब एक नई किताब लगेगी, जब आप उसमें अपने माइंड के थ्रू, लॉजिक के थ्रू जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। ये तो बहुत ही आपने अच्छा पॉइंट रखा। और एक और भी अच्छी पॉइंट जो रखी कि रणनीति तो हर कैंडिडेट की अलग अलग होती है, सुझाव ले लो, पर दोस्तों आप अपनी खुद की रणनीति रखें जहां पर आपकी खुद की मौलिकता हो, और उसी मौलिकता से आप अपने रियल पोटेंशियल के साथ फाइट करेंगे। और जिस दिन आप अपने पोटेंशियल्स को लेकर के, अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज कर लिया आपने, तो सफलता फिर आपसे बहुत दूर नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और आपके भविष्य के लिए डायलॉग मंच आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और ये बहुत थैंक्स कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा हम लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी और पॉइंट सजेस्ट किया, जो आने वाले युवाओं के लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल और बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।